नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को लाइए, स्क्रीन पर जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बहुत लंबे वक्त से, जब से कनाडा जाने की बात आई साहेब यानी मोदी जी, तब से तमाम सियासी विश्लेषक और हम आप, एक सवाल मन में सबके था, कनाडा जाएंगे मोदी जी, सामने ट्रंप होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सामने ही ट्रंप फिर इज्जत ले डूबे, फिर वहीं सामने कह दें कि अरे मोदी जी बताओ भाई, माय डियर फ्रेंड मोदी, मैंने कैसे सीज फायर करवा दिया था तुमसे। फिर क्या बोलेंगे मोदी। लेकिन मोदी जी भी ग्रहों को पूजे हुए हैं। आमने सामने आते उससे पहले ही ट्रंप ईरान इजराइल के चक्कर में हवाई जहाज में बैठ लिए। मतलब उस विकट विकटतम स्थिति से बच गए मोदी जी, जो पैदा हो सकती थी और जिसकी 100% उम्मीद थी, आशंका थी कहीं। लेकिन जाते जाते ट्रंप तो ट्रंप है, पता नहीं मोदी जी से क्या बैर का एक मन में हो गया। जाते जाते ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती फिर कर दी। जिनपिंग और पुतिन को ट्रंप अपने साथ खड़ा करने के लिए तैयार है, अपने साथ मतलब अपने अगल बगल। लेकिन मोदी का कोई नामलेवा नहीं है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने ही, जब कनाडा में मोदी जी मौजूद थे, उसी वक्त जो विकसित देशों की लाइन है, जिस लाइन में ट्रंप अपने अगल बगल पुतिन और जिनपिंग को खड़ा करना चाहते हैं, उस लाइन से भारत को आउट कर दिया। हालांकि इस पर न जयशंकर बोलेंगे, न मोदी बोलेंगे, न भारत की मीडिया चर्चा करेगी। चर्चा होनी चाहिए लेकिन नहीं करेगी। अब खबर पर मैं आ जाता हूं, सीधा खबर दिखाइए और सवाल लेंगे हेमंत भाई से। ये खबर है, देखिए। ट्रंप मूव्स ब्रिंगिंग रसिया बैक इनटू G7, एडिंग चाइना टू मेक इट G9। बस हटा दीजिए, इतने खबर बहुत है। इस खबर पे एक दिन एनालिसिस किया जा सकता है। आदमी कहेगा कि एक तो 2 लाइन थी। इस दुनिया में 2 ध्रुव, शीत युद्ध के समय से रसिया अमेरिका थे। शीत युद्ध खत्म हुआ, फिर भी बाइपोलर ही वर्ल्ड है। अमेरिका के चिर प्रतिद्वंदी हैं रूस और चीन। ट्रंप उन दोनों को शामिल करके G7 को G9 बनाने की सोच रहे हैं। और ट्रंप सोच रहे हैं तो इसको होने में भी कोई रोक नहीं पाएगा। आप सोचो कि कनाडा फ्रांस रोक ले, नहीं उनके पास। G9 बनाने की सोच रहे हैं। भाई साहब, माय डियर फ्रेंड, चौथी इकोनॉमी, दुनिया में बढ़ती अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। हेमंत भाई, क्या देख रही है हमारी ओर? कि हम लाइन से बाहर खड़े हैं? क्यों आशीष भाई, G9 में भारत नहीं? क्यों नहीं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई है और स्थिति भी ऐसी के जिसकी केवल एक कल्पना ही की जा सकती है। और भारत का मीडिया, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको टच भी नहीं करेगा, इस तरफ मुंह भी नहीं करेगा। हुआ क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप G7 के शिखर सम्मेलन में आए थे और जिस तरीके की सिचुएशन हुई, एस्केलेट हुई ईरान इजराइल की, उसके बाद वो उसको बीच में छोड़कर चले गए। आज रात से आउटरीच मीटिंग का इंतजार नहीं किया उन्होंने, जिसमें मोदी जी को भी शामिल होना था। आउटरीच मीटिंग यानी कि जो आप 7 लोग हो प्लस जो आपके स्पेशल इन्वाइटीज हैं, उन सब के साथ बैठ करके जो मीटिंग है उसको आउटरीच मीटिंग कहते हैं। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया और वो निकल गए। हालांकि जाने से पहले वो एक ऐसी चीज कर गए जो बहुत लंबे समय तक हमें एक तरीके से, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी मान सम्मान है, आत्मसम्मान है एज ए कंट्री, तो हमें सोचने को मजबूर करेगी। और वो क्या है, यहाँ पर G7 के विस्तार की बात है। आपको पता है, इसमें पहले ये G8 होता था 2014 तक, आपको ध्यान होगा। उसके बाद जिस तरीके से क्रिमिया का एनेक्सेशन किया रशिया ने, उसके बाद उनको, रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। ये बच गया G7 और इट इज ए ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सारे के सारे देश जो इसमें है वो लोकतांत्रिक देश है। आज जब ट्रंप वहां से चलने लगे, उससे पहले उन्होंने जबरदस्ती, वो पता ही आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही डालते कहीं भी खड़े होकर के। तो उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता कि इसके अंदर ये बहुत बड़ी गलती की बराक ओबामा ने, जो इसको G8 से G7 कर दिया और इसमें रशिया को होना चाहिए, ये कहा उन्होंने। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हो तो ना हो, जो भी आपका है। उसके बाद किसी ने सवाल पूछा
कि क्या चाइना को भी होना चाहिए क्या इसमें? तो उसने कहा क्यों नहीं होना चाहिए, चाइना को भी होना चाहिए। तो आशीष जी देखिए, चाइना है, नहीं, चाइना है और रशिया है, दोनों के दोनों इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना है नहीं। दोनों के दोनों जो है अधिनायकवादी देश है, ऑथोरिटेरियन रिजीम्स है। वहां पर आप जिस तरीके का होता है सब कुछ सारी दुनिया को पता है, उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ना आपको बताने की जरूरत है। उन दोनों को लेने के लिए तैयार है वो, लेकिन जो पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है, माई फ्रेंड है, अब की बार ट्रंप सरकार वाले मोदी जी, उनका उन्होंने नाम तक लेना उचित नहीं समझा। तो इससे आपको पूरे दुनिया को पता चलता है कि मोदी और उनके नेतृत्व में भारत किस स्थिति में पहुंचा हुआ है। वाइल बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने जल्दबाजी में चौथी बता दिया, वो IMF के उसको भी सारे का सारा कर दिया, नीति आयोग के CEO ने घोषणा कर दी। लेकिन ठीक बात है, 5वीं है तो चौथी भी हो ही जाएगी, साल के एंड तक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल केवल इतना है कि उसमें उनका नाम क्यों नहीं लिया? भारत का नाम तो ले ही सकते, G10 हो जाता, G7 है, 8 पहले था, G9 करने की सोच रहे हो तो G10 भी हो जाता, लेकिन उसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। ये बेसिकली क्या है कि मोदी जी तो माई फ्रेंड कहते रहे, चाहे वो हाउडी मोदी हो, हेयर आई प्रेजेंट माई फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड, या उनका नमस्ते ट्रंप करते रहे, या अब की बार मोदी वो ट्रंप सरकार कहते रहे, या भारत में भक्त उनके चुनाव के लिए हवन या गौरव सब करते रहे। उसके बावजूद भी ये जो G7 कंट्रीज है, इनमें से तो कईयों से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है, 5वें नंबर पे है भाई हम, उसके बावजूद भी हमारा तो नाम नहीं, और उनको कह रहे हैं कि चाइना को रशिया को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक खास तरीके की चीज दिखाता है, वो चीज है कि हमने एज ए डेमोक्रेसी, एज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग टू बी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बावजूद भी जो हमारी वर्ल्ड की जो पूरा ऑर्डर है उसके अंदर जो हमारी स्टैंडिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमने गंवा दी। और वो क्यों गंवाई, उसका भी कारण आपको देखना पड़ेगा। कारण केवल ये है कि हम पूरी दुनिया के सामने, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तमाम प्रधानमंत्री थे, वो हर एक फोरम के ऊपर अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया करते डिस्कशन के अंदर, वो कोई भी मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा हो, वर्ल्ड स्टेबिलिटी का मसला हो, सुरक्षा का मसला हो, दुनिया भर की चीजें। यहां पर हम केवल और केवल गले पड़ना, फोटोग्राफी, बाइलेटरल्स में कोई बात ही नहीं करना, वहां जाकर के इवेंटबाजी करना, उस सब का परिणाम यह है कि सब के सब ने यह मान लिया कि भारतवर्ष को केवल ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स ही चाहिए। उसको ना तो बाइलेटरल्स की समझ है और ना वो इन मुद्दों पर कभी बात करता है। यहां पर केवल भक्तों को बताते रहते हैं कि हम 56 इंची है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम ग्लोबल लीडर हो गए हैं, हम विश्व गुरु हो गए हैं। आप ये देखिए जो जो पूरी की पूरी स्थिति है आशीष भाई, एक्चुअल में भारत इतना दीनहीन कभी था ही नहीं। वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे, उधर रूस और यूक्रेन दोनों हमारे दोस्त होते थे, रूस ज्यादा दोस्त था लेकिन यूक्रेन से भी हमारे बढ़िया संबंध थे। उस युद्ध को भगत क्या कहा करते, पापा ने वार रुकवा दी और हम सारे अपने स्टूडेंट्स को निकलवा लाए। राजनाथ जी उसको बात तक करते रहे कि भारत एक फोन किया, रुकवा दिया और हम सारे उसको ले आए। अब ना तो उस युद्ध में कहीं आप खड़े हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं है। इस केस में भी आप देखें, ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त है और इजराइल मोदी जी का हमराज भी आज की तारीख में, पेगासस और उस सारे घटनाक्रम के बाद। उसके बावजूद हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो जब तक आप वर्ल्ड के अफेयर्स के मामले में एक क्लियर कट पॉलिसी और स्टैंड नहीं अपनाओगे, तब तक ये ढुलमुल रवैया आप ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। वो सारी सिचुएशन आपको यहां दिख रही है। नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा देश, 144 करोड़ आबादी, और हम कहीं भी नहीं। ट्रंप किस तरीके से कितनी स्मूथली कह के चले गए कि रशिया भी होना चाहिए, चाइना भी होना चाहिए, भारत का जिक्र ही नहीं। तो ये समझ, अच्छा वो जो सवाल पूछा चाइना वाला, वो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, तो वह भारत का भी मीडिया था, वही पूछ लेते, कम से कम देख लेते कि ट्रंप हाँ करेगा या ना करे। तो आपने ओपनिंग में बिल्कुल ठीक है, तो गनीमत रही कि जो हालात बदले उसमें वो ट्रंप चुपचाप वहां से निकल गए। उनको आज आपको पहुंचना व्हाइट हाउस में, सिचुएशन रूम में मीटिंग करनी है रात को, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग है, उनको अपनी पॉलिसी तय करनी है कि हम ईरान इजराइल में कहां खड़े होंगे। अगर वो यहाँ होते तो निश्चित तौर पे मान के चलिए वो फिर वही बात करते जिसका आपको और मुझे डर है, वो फिर कहते वाला था। जो इससे संकेत मिले। हाँ। मैं आपको 1-2 मिनट के लिए रुकूंगा। G7 की बहुत सारे लोग अभी भारत में भक्त कहते हैं G7 जाए दो, भारत को जरूरत भी नहीं है। भारत को यहाँ पे यही होता है ना, अरे हमको जरूरत नहीं, हम वैसे ही मोदी जी हमको सबसे आगे ले चले जाएंगे। मतलब जिनका कोई इलाज ही नहीं, वो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है सब। G7 को पहले समझिए, G7 1975 में बना, ये G6 था।
G6 था। ये क्यों बता रहे हैं अभी आगे तुरंत समझ में आ जाएगा, वही सवाल मैं लेने वाला हूँ, उसी भूमिका है सवाल। G6 था, 1976 में G7 हो गया, कनाडा इसमें एंटर होगा, G7 हो गया। 1997 में सोवियत रूस का जब विघटन हुआ, विघटन के पहले तो सवाल ही नहीं था कि साथ आए अमेरिका के। विघटन के बाद अमेरिका का रवैया थोड़ा सा ढीला हुआ, तो 97 में रसिया की एंट्री हुई, G8 हो गया। फिर 2014 में बताया हेमंत जी ने कि क्रीमिया पर जब कब्जा किया रसिया ने तो उसे आउट कर दिया, फिर G7। ये G7 दुनिया की आबादी का कुल 10% जनसंख्या, पॉपुलेशन कुल इसकी है। लेकिन जीडीपी जो एकदम लेटेस्ट जीडीपी का कैलकुलेशन है, 44% दुनिया की जीडीपी इन देशों में है। दुनिया की जीडीपी का ये 7 देश 44% हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। बना क्यों था, आप समझिए क्यों भारत के लिए ये अपमानजनक है। अपमानजनक जो बार बार कहते हैं क्यों। G7 जब बना था तो इकोनॉमिक पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन के लिए बना था, आर्थिक नीतियों में समन्वय के लिए। लेकिन अब वो चेंज होकर के, मतलब चेंज मतलब आर्थिक नीतियों में समन्वय अभी भी है, लेकिन उसमें एड ऑन कुछ चीजें हुई। उसमें जलवायु परिवर्तन एड ऑन हुआ, उसमें सिक्योरिटी सुरक्षा एड ऑन हुआ, उसमें डेवलपमेंट एड ऑन हुआ, और उसमें प्रौद्योगिकी एड ऑन, प्रौद्योगिकी एड ऑन। ये 4 चीज जुड़ गए G7। अब आप बताइए जलवायु परिवर्तन पर भारत के बगैर दुनिया क्या बात करे। मोदी के बगैर हो सकता है, बहुत क्लियर समझिए, मोदी के बगैर हो सकता है, लेकिन भारत के बगैर कैसे। दुनिया का क्षेत्रफल में 7वां बड़ा राष्ट्र, जनसंख्या में नंबर 1 राष्ट्र है। अब छोड़ दीजिए जीडीपी गया तेल लेने भाई, छोड़िए जीडीपी, जनसंख्या में नंबर 1। आप जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है उसके बगैर जलवायु परिवर्तन पे क्या बात करेंगे। क्यों इंडिया नहीं। ये अपमान करना है, बेइज्जत करना है। आपके लिए मार्केट सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आज भारत है। भारत को आप छोड़ करके प्रौद्योगिकी की और डेवलपमेंट की बात कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आपका जो मूल मंत्र था स्थापना के समय, वो इकोनॉमिक पॉलिसी में समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, आर्थिक नीतियों का कोऑर्डिनेशन। आर्थिक नीतियों का कोऑर्डिनेशन 143 करोड़ की मार्केट को छोड़ करके आप कैसे आर्थिक नीतियों, इसका मतलब आप हमें उपनिवेश समझते हैं कि हम आर्थिक नीतियां तय करेंगे और ये मोदी बैठा है वहां पे वो मान लेगा। यही आप सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना। उसके बाद डिफेंस की बात, भारत, जो भारत ग्लोबल साउथ को लेकर के आगे बढ़ा था और बहुत आगे निकल चुका था। हालांकि अब ग्लोबल साउथ में भारत अकेला खड़ा है और बाकी ग्लोबल साउथ एक साथ है और भारत अकेला हो गया है। उस ग्लोबल साउथ में भारत को छोड़ करके जो सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे लीडिंग कंट्री होना चाहिए जिसको, उसको छोड़ करके आप सिक्योरिटी की कैसे बात कर सकते हो। कैसे सिक्योरिटी की, दुनिया में कैसे शांति और सुरक्षा की बात कर सकते हो। G7, मेरा सवाल बड़ा, जितना लॉजिक मेरे कम बुद्धि में आ पाया है हेमंत भाई, अब जरा आप स्पष्ट करिए ये G7 में ये न कहने के पीछे। देखिए ये वर्ल्ड लीडर है, ये देश दुनिया के बड़े नेता हैं और ट्रंप तो वैसे भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता हैं। ये ऐसे ही कुछ नहीं बोलते कि रूस को, चीन को लो G9 बना लो और भारत का नाम ना आए। ऐसा तो है नहीं कि भारत इतना छोटा पापुआ न्यू गिनी टाइप है कि उनको सोचना पड़ेगा नाम के लिए। दिन भर में 5 बार भारत का ही नाम लेते हैं और यहाँ भारत का नाम नहीं लिया। बेइज्जत करने के लिए भारत का नाम लेते हैं, जब इज्जत बढ़ा नहीं पाता है तब नहीं लिया, फिर बेइज्जत किया। आशीष जी देखिए, वर्ल्ड लीडर कौन होते हैं कि वो जो सारी चीजों को बिटवीन दी लाइन समझ के और हर चीज का कि भाई कौन सा देश है, उसकी क्या बुक्कत है, उसकी इकोनॉमी में क्या स्थिति है, वर्ल्ड में उसकी स्टैंडिंग क्या है और उसकी लीडरशिप कैसी है, उस देश की बेसिक वैल्यूज क्या है, वो डेमोक्रेटिक है, ऑथोरिटेरियन रिजीम है, वहां की क्या क्या चीजें हैं और वहां का लीडर कौन है, कैसा है, उसका कंसेप्ट गवर्नेंस का क्या है, और उसके बेसिस पे वो उस देश को प्लेस करना शुरू करते हैं। एक आप हैं कि आप डंकापति हैं, आप 56 इंची हैं, आप विश्व गुरु हैं, आप वर्ल्ड लीडर हैं, खुद ही कहते हैं और कोई नहीं कह रहा, वो कहते हैं या उनके भक्त कहते हैं। एक आप दौर याद कीजिए बराक ओबामा का, वो क्या कहा करते हैं कि मेरे गुरु डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। यानी कि आप गुरु हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं गुरु हूं, और मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे गुरु आशीष चित्रांशी जी, उनको जब बोलते हैं तो सुनते हैं। तो एक तो खुद का सेल्फ ऑब्सेशन जो कि माननीय मोदी जी में
जितना कूट कूट के ट्रंप में भरा है उतना ही उनके अंदर भी भरा हुआ है। ट्रंप लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो थोड़ा सा बेसिक वो फर्क रहता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। किसी अप्रोच के हिसाब से भी, बाकी चीजें गंभीरता के हिसाब से भी, ऑप्टिक्स में भी, थिएट्रिक्स में भी, और जो भी चीजें होती है, मेर्कुरियल करेक्टर में भी, अस्थिर चित्त बुद्धि जिसको आप कहते हैं, सनक में भी कोई चीज का अंतर नहीं है। तो यहां सवाल क्या है कि आप जब केवल और केवल अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते रहोगे और मोदी सेंट्रिक विदेश नीति बना दोगे, तो भारत तो माइनस हो गया ना उसमें से, केवल मोदी रह गए, मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये, मोदी वो, उसका तो भारत पीछे रह गया। तो आप और मैं इसको समझते हैं कि भारत आइसोलेट हो गया ना, मोदी आइसोलेट हुए। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच के चलते कि मैं और मैं, देश तो कभी मैं होता ही नहीं ना, देश तो हम होता है। लेकिन मोदी जी ने हम तो सीखा ही नहीं, उनके आरएसएस के उसमें सिलेबस में ही नहीं हम। ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। देखिए मोदी जी की फॉल्ट लाइंस क्या है। विदेश नीति राम अपना आशीष भाई आपस में बायलेटरल होती है, मेरे और आपके दो देशों के बीच में होती है, दो इंडिविजुअल के बीच में होती है। मोदी जी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने 10 साल में कभी ये कहते हुए सुना है कि माई फ्रेंड फला? लोग उनको माई फ्रेंड कहते थे क्योंकि वो विद्वान आदमी थे, पहुंचे हुए, वो अर्थशास्त्र पे या किसी भी मुद्दे पर बोलते थे, बहुत थोड़ा बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बोलते थे। आपने देखा वो खोरबड़े वाला जो हमारा केस था, जो हमारी जो डिप्लोमेट थी, अमेरिका का क्या हाल किया दिल्ली की एम्बेसी के अंदर, माफी मांग के फिर छुटाना पड़ा उनका। आपके कितने नागरिकों को उन्होंने बेड़ियों में, रथकड़ियों में, पूरी दुनिया में अकेला भारत देश है जिसके अवैध प्रवासियों को इस तरीके से निकाला गया। मोदी जी की आवाज निकली आज तक? 14 बार उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमने अपना भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। मोदी जी के मुंह से आज तक एक शब्द निकला, एक शब्द। विदेश मंत्रालय कहता घूम रहा है, अरे भाई वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। अब स्थितियां देखिए, जेलेंस्की हारा हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में आंखों में आंख डाल के भिड़ गया। साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति भिड़ गया कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं। स्टॉर्मर, जिस तरीके की बातचीत स्टॉर्मर की हुई, उससे पहले ट्रूडो की हुई, अब कार्नी की हुई, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो सुन के आ गया हो। और हमारे मोदी जी को मंच पर खड़ा होकर के व्हाइट हाउस के सामने ये कहा कि मैंने मोदी जी को बातचीत में बता दिया था कि टैरिफ को लेके मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इंडिया टैरिफ टेररिज्म करता है। याद होगा आपको, मोदी जी की आवाज निकली। उसके बाद ब्रिक्स की बात आई कि ब्रिक्स को मैं कोहनी पे ले आऊंगा, घुटनों पे ले आऊंगा, ये अलग वो करते हैं, फला करते हैं। मोदी जी एक शब्द बोले। ये अंतर है। कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसे सुन करके नहीं आता है। तो मोदी जी या तो उसको समझ नहीं पाते या वो रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दोनों में से एक चीज है, ये तो भगत जाने के वो क्या कारण है। अब इससे आगे चल पड़िए, मोदी जी की दूसरी फॉल्ट लाइन क्या है कि वो कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और जब तक आप किसी प्रॉब्लम की सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे, उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसको एड्रेस नहीं कर सकते। तो सारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने ये मान लिया कि ये आदमी स्वीकार तो करेगा ही नहीं। और चाइना ने उसका क्या लाभ उठाया, आपने गैलवान में देखा। जैसे ही गैलवान की घटना हुई, हमारे 20 फौजी और अफसर शहीद हुए, सारी बातें, पूरे देश के अंदर जिस तरह की स्थिति हुई, और जब अरुणाचल में और उधर लद्दाख में बात आई तो क्या कहा मोदी जी, ना कोई आया ना कोई घुसा। पूरी दुनिया के अंदर भारत का विदेश मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय क्या कर लेगा, हमारे दूतावास क्या कर लेंगे, उच्चायुक्त क्या कर लेंगे, जब प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में ये कह रहा है कि ना कोई आया ना कोई घुसा है। और फिर उसके बाद 3 दर्जन बार, आशीष भाई 3 दर्जन बार भारत के अफसर, सैनिक अफसर और राजनीतिक चाइना के साथ हाई लेवल की मीटिंगें कर रहे हैं। देखा, सारे देश ने देखा। जब कोई आया नहीं, जब तक कोई घुसा नहीं, स्टेटस को एंटेक किसका करोगे जब कोई आया नहीं तो, जब कोई आया नहीं। लेकिन चाइनीज राष्ट्रपति बहुत ही पहुंचे हुए घाघ हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष घाघ ही होता है आशीष भाई। वो आपकी तरह यूं किताब पढ़ के, किताब नहीं पढ़ते, वो पूरा पढ़ते हैं। मोदी जी तो यूं करके छट रख देते हैं ना, पढ़ लेते हैं पूरा, उनका पढ़ने का अंदाज अलग। तो मोदी जी के व्यक्तित्व को सारी दुनिया ने पढ़ लिया, और वो ये पढ़ लिया कि ये नॉन सीरियस है, ये इंडिविजुअल सेंट्रिक है, ये कभी बायलेटरल्स पे बात नहीं करते, ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स पे बात करते हैं, और कभी भी चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे अपने 56 इंची के दम पर। इसीलिए उस फॉल्ट लाइन का लाभ चाइना ने उठाया, और चुपके से जो कुछ लद्दाख में किया वो किया, आपने सारा देख लिया। ये जो व्यक्तित्व का जो एक बेसिक पर्सनैलिटी का वो है, ये हमेशा किसी भी देश के लिए नुकसानदायक होता है। कहीं भी जाएंगे, भारत का मीडिया क्या मार्केटिंग कर रहा है उनकी, किसी और राष्ट्राध्यक्ष की इतनी, मतलब मैं क्या कहूं, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। जो मोदी जी की मार्केटिंग भारत का मीडिया करता है, अरे भाई जो सोना होगा ना वो अंधेरे में भी चमकता है। मनमोहन सिंह बहुत थोड़ा बोलते थे, आपने उनको यूएन जनरल असेंबली में बोलते हुए देखा होगा। कहीं पर भी जहां पर वो खड़े होते थे पूरी दुनिया में, ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा ही था।
भारत थोड़ा सा कम था। जहां वो खड़े होते थे लाइन वहां से शुरू होती थी। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि विद्वान आदमी पहुंचे हुए हैं और बहुत कम शब्द, कोई व्यक्तिगतवाद नहीं, पूरी दुनिया की आज हम बात करते थे। आज हम चर्चा ही वही कर रहे हैं कि जहां खड़े होते थे वहां से लाइन शुरू होती थी, और अब जहां लाइन लगती है वहीं से मोदी को लाइन के बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि तुम और लाइन में नहीं, और बाहर से आओ। और हमारा मीडिया फिर क्या कहता है, और हमारी भक्त मंडली क्या कहती है, ये एक बार सोचना चाहिए। मोदी जी, अब भाई 11 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अब तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। एक छोटे से देश में पहुंच गए जिसकी 13 लाख आबादी है, उनका सेकंड हाईएस्ट ऑनर ले आए, और अडानी जी, आपके मित्र विनोद अडानी जी ने दिलवा दिया। उसको यहाँ पे मार्केटिंग कर दी कि नंबर 1 ऑनर है वो, जबकि देखो आप उसकी देखोगे वहां पे तो वो नंबर 2 है। सवाल वो है ही नहीं, 13 लाख की आबादी में 144 करोड़ का आदमी जा रहा है, वहां से क्या लेगा। नहीं, समझना पड़ेगा कि हमारी मिसप्लेस प्रायोरिटीज को आप फिक्स कैसे करेंगे। आप बनना तो चाहते हैं वर्ल्ड लीडर, और जाते हैं 13 लाख की आबादी के देश में। तो ये जो बेसिकली जो द्वंद है ना कहीं, अब 11 साल के बाद मोदी जी के पास ये बहाना नहीं हो सकता कि मुझे समय नहीं मिला। इतना समय तो किसी को भी नहीं मिला जो उनको मिल रहा है। उसके बावजूद भी वो समय का लाभ उठा रहे हैं, उस समय को वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं। भारत कभी भी इंटरनेशनली इतना आइसोलेट कभी हुआ था क्या? और इंटरनेट, एक तो देखिए, दो आइसोलेशन है, एक जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई या उसके बाद, एक, और दूसरा आप सोचिए, देखिए जो ये ईरान और इसराइल का चल रहा है, आशीष भाई ठंडे दिमाग से सोचिए। ईरान के साथ कौन कौन है? पाकिस्तान, उसके पल्ले कुछ है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, है चाइना, अपने क्या नाम है, रशिया। भारत कहां है? भारत किसके साथ है? और जो किसके साथ है और जो किसी के साथ भी नहीं है, तो वो ना 3 में है ना 13 में है। ना आप रूस के साथ हैं, ना आप यूक्रेन के साथ हैं, ना आप ईरान के साथ हैं, इसराइल के साथ चाहकर भी मान नहीं सकते। और अगर मान लीजिए वहां G7 में कोई बात आई तो ये विरोध नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपकी जो लंबे समय से दो राष्ट्र की थ्योरी थी कि फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है और इसराइल अलग राष्ट्र है, मोदी जी ने सिंगल हैंडेडली उसको कैसे अबंडन कर दिया, जो हमारी 78 साल की पॉलिसी थी, कैसे छोड़ दिया उसको, किससे पूछ के? है। ये जो चीज है ना, इसको, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो, ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो, आप इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में जा रहे हो, उन्होंने ना तो, आप देखिए जो पहलगाम हुआ उस पर पार्लियामेंट सेशन नहीं हुआ, उसके बाद सिंदूर हुआ उस पर पार्लियामेंट सेशन नहीं हुआ। अब वहां जा रहे थे आप, इसराइल के साथ जाके लग गए, अमेरिका के पिछ लघु हो गए। कभी विदेश नीति पर पार्लियामेंट में डिस्कशन देखा है आपने? तो क्या मोदी ही है क्या इंडिविजुअली वही डिसाइड कर देंगे सब कुछ? फिर डेमोक्रेसी क्यों कहते हो? फिर आप कहो कि हम भी चाइना जैसे, हम भी रशिया जैसे, जब आपने संवाद ही नहीं करना। साहब, मैं हेमंत भाई रोकता हूँ सवाल के लिए। मैं तो कहता हूँ चाइना रसिया जैसे ही बन जाओ तो भी एक बार हजम कर ले। चाइना रसिया कहाँ है? उन्हीं जैसे किसी लायक नहीं हो, जो बार बार हम 3 और 13 वाली बात कर रहे हैं ना, कि न 3 में है न 13 में है, न अमेरिका जैसे है न रसिया जैसे है, न पूंजीवादी रहे न साम्यवादी रहे। हम तो कहीं नहीं है ना। और आप सेंट्रिक कहते हो, सिर्फ भक्त सेंट्रिक है मोदी। मोदी जी का सोना, उठना, चलना फिरना, उठना बैठना, कपड़ा पहनना, कपड़ा उतारना, ये सब कुछ भक्त सेंट्रिक होता है। ये भक्त जो है ना, ये मेंटेन रहे, भक्त मेंटेन रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आइसोलेट मोदी नहीं हो रहे हैं, आइसोलेट मोदी ने भारत को किया है। क्योंकि मोदी को मैं उस टाइप मानता हूं कि कुछ लोगों को आप देखे होंगे तो शाम में कपड़े उपड़े पहन के निकल जाते हैं, किसी की बारात में नाच लेते हैं, और जो कैमरामैन होता है उस कैमरामैन को पता नहीं, चाहे 10 रुपए का नोट ऐसे करके दे दिया कुछ भी, वो कैमरामैन सबसे ज्यादा उसी वीडियो रिकॉर्ड करता है नाचते हुए। दूल्हा वाले सोचते हैं कि दुल्हन के भाई का दोस्त है या दुल्हन का भाई है, दुल्हन वाले सोचते हैं कि दूल्हे का सबसे खास दोस्त यही है, और नाच गा के खा के चला जाता है। शादी में जब वीडियो रिकॉर्डिंग लोग देखते हैं तो कहते हैं ये कौन है। लड़की वाले सोचते हैं लड़के वाला है, और लड़के वाले सोचते हैं लड़की वाला, वो कहीं वाला नहीं होता है। तो बेसिकली वो नहीं आइसोलेट हो रहे हैं, वो तो अपना नाच गा ले रहे हैं। आइसोलेट भारत हो रहा है अभी, वक्त हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे हैं, 2 सवाल उसके बगैर नहीं खत्म होगा। साइप्रस की आपने बात की, 13 लाख आबादी, 1200 करोड़ का व्यापार है। उतने में भारत में फ्लाईओवर नहीं बनता है, उतने फ्लाईओवर नहीं बन पाता भाई साहब। 1200 करोड़ रुपए का व्यापार है। इतना 3 दिन डंका बजा कि जैसे मंगल पे बस्ती बसा के आए हैं मोदी जी, इतना 3 दिन डंका बजा है। साइप्रस साइप्रस के साथ कि तुर्की को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
मैं उसको भी 13 लाख आबादी को भी मैं एक बार एक्सेप्ट करता हूँ, भाई छोटे देश के साथ भी संबंध। आपने मनमोहन सिंह की बात की, मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, मनमोहन सिंह के समय में कोई विदेश दौरा होता था, उस दौर में हम लोग, उस दौर में आज के मुकाबले कम से कम 500 गुना सीरियस जर्नलिज्म था। तो जब विदेश यात्रा से प्रधानमंत्री लौटते थे, पत्रकार भी जाते थे, आप लोग भी जाते थे, जो पॉलिटिकल एडिटर या जो भी सरकार कवर करने वाले तो जाते थे उसमें चुनिंदा पत्रकार। लौटने के बाद हम लोग आकलन करते थे विदेश दौरे में क्या क्या पाए, हम इस विदेश दौरे से क्या क्या मिला, गिनते थे, इतने रिएक्टर मिले, व्यापार में ये मिला, फलाने में ये मिला, ढिमकाने में ये मिला, हथियार में ये मिला, एमओयू कितने हुए, 5 एमओयू हुए, 3 एमओयू हुए, 7 एमओयू हुए, ये विदेश में होता था। आप तो गए हो, हम तो न्यूज रूम में बैठ करके वो किए हैं, आप तो गए हो, तो होता था कितने एमओयू करके आए। साइप्रस गए, वो गमछा लेके आए हैं, कौन ओढ़ेगा? भारत वही ओढ़ के ओढ़ेगा दिखाएगा इस जाड़े में, गमछा लेने गए थे हैं? और आशीष भाई गमछा भी देखिए, पता नहीं, अगर बोलेंगे नहीं आपत्तिजनक हो जाएगा कि गमछा भी पता नहीं विनोद अडानी का खरीदा है कि किसका है। नहीं आशीष भाई, गमछा नहीं, आप एमओयू क्या किए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप यादाश्त से बताइए 11 साल में कितने 100-150 देश घूमे, एमओयू बताइए, व्हाइट हाउस से लौट के आए एमओयू बताइए, क्या आशीष करके आए? जी, आशीष भाई, जिस देश के अंदर गोपनीयता और सवाल मुक्त एक रिजीम बन जाए, उसके बाद यही स्थिति होती है। आपने कहा कि विदेश में कितनी बार हेड ऑफ स्टेट्स के साथ बाहर जाते थे, जाते समय एक एजेंडा दिया जाता था, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन के, ये इशू हमारा एजेंडा है, ठीक। हाँ हाँ इनफॉर्मली फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर रास्ते में जहाज में ब्रीफ करता था। वो जहाज 8,500 करोड़ का नहीं था, माफ कीजिएगा, एयर इंडिया का ही जहाज होता था, उसमें जाते थे, सारा मीडिया होता था वहां पर। जैसे ही मीटिंग हुई, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई हेड ऑफ स्टेट की, उसके बाद फॉर्मल या इनफॉर्मल ब्रीफिंग होती थी, पॉइंट वाइज, जो आपने 7 एजेंडे दिए उन 7 के ऊपर बातचीत, इसमें ये है, इसमें ये है, वो रिपोर्ट किया जाता था। थोड़ा सा कलर कॉपी की जाती थी, भाई किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ। और जब वापसी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह चल के आया करते एक एक इशू के ऊपर, उस पे क्या हुआ, उस पे क्या हुआ। एक आधी चीज ऐसी होती थी जो एजेंडे से बाहर भी होती थी, एजेंडे से ऊपर भी होती थी। तो एयरफोर्स, वो जो अपना क्या नाम है, जो हमारा एयर इंडिया 1 था, उसको एयर इंडिया 1 कहते थे, तो उसमें सारी की सारी ब्रीफिंग। और किसी कारण से मान लीजिए प्रधानमंत्री रास्ते में ब्रीफ नहीं करते, तो इंडिया आते ही ब्रीफ करते थे मीडिया को। आपने इन 11 सालों में एक ब्रीफिंग बताइए मुझे, क्या मोदी के डंके के अलावा किसी एक मुद्दे पर, कि किस देश के अंदर हमारे, आज तक मोदी जी ने जो यात्राएं की है उसको लेकर के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री ये करके आए, एक का नाम बता दीजिए। और विदेश नीति होती क्या है, हर देश में गए, एजेंडा ये था, ये जमा, ये अर्जित, ये रह गया, ये अगली बार, कुल जमा भाग सारा। आप 11 साल में मुझे एक विदेश यात्रा के मोदी जी का वो बता दीजिए कि इसमें ये करके आए। ऑप्टिक्स, यही तो मैंने आपसे पूछा है, यही तो पूछा है मैंने आपसे। ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, वीडियो, मोटी मोटी एल्बम, नेताओं के गले पड़ना, हा हा ही करना, राजधानी की बजाय दूसरे शहरों में जाना। तो उनको सबको समझ में आ गया कि भाई भारत के साथ इतना करना है तो उनके साथ फोटो खिंचवाओ 4 जगह बाहर, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो आपको ध्यान होगा, अपने क्या नाम था इनका, जो बराक ओबामा, उनके सामने जो स्ट्रिप्ड शर्ट पहन के गए थे, सोचा आपने कभी, जिसपे सब जगह नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। कभी दुनिया के इतिहास में आपने कोई और राष्ट्राध्यक्ष देखा हो ऐसे? इससे समझ जाइए भाई, विदेश नीति गंभीर मुद्दा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, रिपीट कर, विदेश नीति गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अमेरिका के साथ परमाणु डील हो रही थी, न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल आया, बीजेपी ने कितनी धाड़े मारी थी, ये नहीं करो, ये करो, ये करो, ये करो, जिन हालात में वो पास हुआ, लेकिन वो अपनी शर्तों पे उन्होंने न्यूक्लियर डील की। मोदी जी अभी गए पिछली 12-13 फरवरी को, उन्होंने कहा इसमें हमें रिलैक्सेशन चाहिए। वो रिलैक्सेशन देने की तैयारी है या नहीं? किससे चर्चा की है मोदी जी ने? सबसे ज्यादा शोर बीजेपी ने मचाया था, और आज बीजेपी की सरकार उसको रिलैक्स करने वाली है। किसी चैनल पे कोई चर्चा हो तो बता दीजिए क्यों ऐसा, अब क्या हो गया, तब क्या था? वो भी प्रधानमंत्री थे, ये भी। सवाल मुक्त, एजेंडा मुक्त विदेश नीति, एजेंडा मुक्त विदेश नीति है ये। और दुनिया के नेताओं ने आपकी फॉल्ट लाइन पहचान ली कि ये ऐसा व्यक्ति है, इसको ऐसे गुड ह्यूमर में रखना, और बाकी फिर कुछ भी करा लीजिए। वो चाइना ने कर दिया। आज तक आपके कितने पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हम वो करते थे, गश्त करते थे? देखिए आज हमारी क्या स्थिति, कितनों पे जा पाते हैं हम? है मोदी जी के पास कोई जवाब? और कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट में उभारो,
जो सवाल पूछे वो देशद्रोही, और अंदर पूछ ले तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, बोलेंगे नहीं। चाइना ने 1962 में हमला किया भारत पे, अटल जी ने क्या कहा हमले के दौरान कि आप सेशन बुलाइए, सेशन हुआ कि नहीं हुआ, और लड़ाई के बाद तक चलता रहा। इन्होंने आज तक एक विदेश नीति के मसले पर, एक पड़ोसी के साथ किसी मुद्दे पर इन 11 सालों में संसद में कोई सार्थक बहस की, उस मुद्दे का नाम बता दीजिए। पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, चाइना वाला लेकर के, गैलवान का लेकर के, घुसपैठ, किसी एक मुद्दे पर। अच्छा छोड़ दीजिए, सिंदूर पे तो पूरे देश में वोट मांगते घूम रहे हैं, रोड शो करते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं, सैनिकों के साथ फोटो भी कराए, सारे काम हो गए। उस पर तो स्पेशल सेशन बुला लो, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, करो, दिखाओ ना। नहीं करते, केवल वोट मांगते हैं। क्यों? वहां पे सवाल आएंगे, सवाल आपको जवाब नहीं देना। ये जो चीज है ना, इन फॉल्ट लाइन्स को वर्ल्ड लीडर्स ने समझ लिया है, उसी का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। वरना भारत इतना हल्का, इतना आइसोलेटेड और इतना अलग थलग कभी नहीं था, माफ कीजिएगा। और ये फिर वही अवसर है, भगत कुछ भी गाली गलौज करते रहे, मुझे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो सवाल है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह रह गए, हर प्रधान, अटल जी भी करते थे ब्रीफिंग भाई, अटल जी का फॉरेन सेक्रेटरी करता था, फॉरेन मिनिस्टर करता था, इनका क्या हो गया? व्हाई डजंट ही रिप्लाई, व्हाई डजंट ही टेक क्वेश्चंस? ये तो भक्तों को सोचना ही चाहिए ना। कल यही परसों जब आशीष भाई साइप्रस में आपको एक अवार्ड दिया गया, आपने देखा वो कैसे पढ़ रहे थे, धन्यवाद का भाषण नीचे से पढ़ हाँ रहे थे, हाँ हाँ साइड में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो पढ़ बोल के पढ़ रहे हाँ थे। तो आपको इतना बड़ा ऑरेटर बता दिया गया दुनिया का, इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर, एक्चुअल में तो आप रीडर हो, एक्चुअल में तो रीडर हो आप, झुक के पढ़ रहे। कोई प्रधानमंत्री आपने आज तक ऐसा बोलता देखा हो, झुक करके बोल बोल के? तो ये झुक अपने आप में, ये अपने आप में केवल जो ब्रांडिंग का जो था ना, वो दौर अब खत्म हो गया। अब मुझे लगता है मोदी जी से तीखे सवाल पूछने का समय आ गया। 11 साल हो गए, 11 सवाल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। भैया, तीखे तो पूछे जा रहा है। अब वो जो तीखा खाने तैयार नहीं है, बताने बोलने तैयार नहीं, तो कोई मुंह में थोड़ा उंगली डाल के बुलवाएगा? अब बताइए, एक तो स्क्रिप्ट रीडर है वो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी लिख के देना पड़ता होगा, नरेंद्र मोदी, तब वो नाम पढ़ पाते होंगे। ये सही बता रहा हूं मैं ये अपनी जिम्मेदारी बता रहा हूं भाई। मैं एक नागरिक हूं भारत का, मुझे अधिकार है। 2500 साल में जब महाजनपदों दौर में मगध का शासक बना बिंबिसार, उस दौर से लेके और आज 2021 2025 तक इतना नाकाम इस देश, किसी देश में, शायद भारत में तो मैं दावे से कहता हूं क्योंकि भारत के इतिहास को मैं एक एक शासक को पढ़ा हूं, इतना नाकाम शासक कोई नहीं। तो आप पुराने इतिहास में भी जाएंगे तो दो राज्यों में, जब दो राज्यों में समझौते होते थे, राजा जाते थे दूसरे राज्य में, तो उस दौर में भी उस दौर को भी इतिहास आप पढ़िए, पुराना ना, मध्यकालीन या प्राचीन, तो कौन कौन से समझौते हुए थे बताए जाते थे कि ये समझौते हुए दो राज्यों के बीच, चोल और चालुक्य के बीच में समझौता हुआ, पल्लव और चोल के बीच में समझौता हुआ, होता था ना। इकलौता राजा ऐसा आया है जो देश जाता है, घूम घूम के चला आता है, वहां पे मोदी मोदी करके कोई बही खाता नहीं है कि क्या लाए, गए थे तो लाए क्या, गए थे लाए तो गमछा लाए हैं, नीलामी होगी उसकी, और कुछ नहीं लेकर आए। ये हालत है, उसके बावजूद जिस आदमी का कोई बही खाता नहीं है, उसके बावजूद उसके पीछे भक्त आंख बंद करके बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। वो बह जाए परवाह नहीं हमें, वो सब बह जाए, इस देश को न बहा करके ले चले जाए अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, यही चिंता है। आप देखिए, एक विजुअल दिखाता हूं तब खत्म करूंगा। एक विजुअल देखिए, विजुअल रोक के रखा था आखिर तक के लिए। देखिए जरा, ये 9 नेता देखिए मंच पे, गिन लीजिएगा, अभी मंच आएगा, मंच पे भी गिन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे साइड में हम ही क्रॉप कर दिए होंगे। आप लोग मतलब दर्शकों को अपने नहीं कर रहा हूं, भक्तों को कर रहा हूं कि साइड में क्रॉप कर दिए होंगे, मोदी जी साइड में थे, सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये देखिए कहाँ है। ये भी नहीं कह सकते कि ये G7 वाले हैं, G7 में 2 ब्याज में तो आए नहीं है कि 2 ब्याज लगा है, 9 ना, तो 10 भी हो सकते थे, मोदी जी भी हो सकते थे। G7 में 9 है। देखिए कहाँ है हमारे विश्व गुरु। अब ये भी नहीं कह सकते कि ईरान और इजराइल के उधर युद्ध विराम में लगे हैं, सीज फायर करवा रहे हैं। अब तो खैर उनके ना मुंह से सीज फायर शब्द शायद जिंदगी में नहीं निकलेगा। ट्रंप ने इतने बार उनको सीज फायर बता दिया है, समझा दिया है, अब वो सीज फायर नहीं, अब पप्पा अब दोबारा नहीं सीज फायर। चलो हटा दो भैया, अभी विजुअल 9 नेता देख लिए।
हमें इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड की एक टिप्पणी लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं हेमंत ऋषि को। हाँ, 30 सेकंड फाइनल कमेंट। ये G9 पे, उस पे जो मूल मुद्दा जहां शुरू किए थे G9 पे, ये भारत का अपमान है या नहीं है, बस सीधा 30 सेकंड में। आशीष भाई, अपमान और ये सारी चीजें महसूस करने की चीज होती है। अगर आप महसूस करें तो बहुत अच्छी बात है, ना महसूस करें तो भक्त आपको महसूस होने नहीं देंगे। इस देश का जो बंदी मीडिया है वो आपको महसूस नहीं होने देगा। ये सवाल मैं दर्शकों के ऊपर ही छोड़ता हूं कि उन्होंने क्या महसूस किया इस पिक्चर और इस वीडियो से। बहुत सारी चीजें दर्शकों पे छोड़ देनी चाहिए, मुझे और आपको टिप्पणी करने की बजाय कि भाई आप इतने साल इतनी दूर चल के गए हैं, पूल स्प्रे के अंदर आप क्यों नहीं, इसका जवाब देख लीजिए। सारे नेताओं का तो फोटो सेशन तो होता ही है, फॉर्मल है, तो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। आप नहीं थे तो कहां थे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है इजराइल का वार रुकवाने गए हो या ईरान का रुकवाने गए, पापा वार रुकवा देते हैं फोन पे, कहीं फोन पे लगे होंगे। लेकिन सोचना चाहिए, विदेश नीति फिर कह रहा हूं गंभीर विषय है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, ये देश रहेगा और उस देश का मान सम्मान, देश की मुख्य धारा के अंदर मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत इतना इरेलेवेंट देश विदेश नीति के मामले में कभी नहीं रहा, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, इजाजत दीजिए हमें। कुल मिला के विदेश नीति नहीं, प्रधानमंत्री का पद ही बहुत गंभीर है। इस पद पर ही गंभीर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन इस देश को जब तक देश चाहेगा तब तक मोदी जी विराजमान रहेंगे। इजाजत दीजिए हमें। बाकी आज हेमंत भाई ने कहा है तो आप लोग बताइएगा कि भारत का सम्मान कितना दुनिया में बढ़ रहा है इससे और कितना डंका बज रहा है। आज आप लोग के जिम्मे हेमंत भाई ने काम दिया है, तो आप लोग जरूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूँ, निजी तौर पर मैं जरूर पढ़ता हूँ राय। ये नहीं कर सकता कि 100%, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ूं। कल फिर आएंगे कार्यक्रम में हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।